Let's start with the fourth lecture on friction. Welcome all of you. We will see today a very important concept of friction that is called angle of repose. Angle of repose. Okay, क्या होता है ये एंगल? It is the angle of an inclination. It is the angle of an incline. It is the angle of an incline at which if an object placed on the inclined plane placed on the inclined plane is about to slide. जैसे कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये है एंगल थीटा, और ये जो प्लेन है इंक्लाइंड रोड ही मान लो आप किसी भी जगह का, इस पे एक ब्लॉक रख दिया है मैंने m मास का, और यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है म्यू। तो क्या होता है जब ये ब्लॉक खुद ब खुद, आप वैसे ही सोच के देखो कि अगर ये इंक्लाइन ऐसा था इंक्लाइन, तो ब्लॉक के मूव करने का चांस बहुत कम था। फिर आगे जैसे जैसे आप इस इंक्लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते चलोगे, मान लो मूवेबल इंक्लाइन है आपके पास, तो एक एंगल आप जरूर अचीव कर लोगे जबकि ब्लॉक खुद ब खुद स्लाइड करने वाला होएगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आ गई होगी बातें आपको? It is the angle of an incline at which if an object is placed on the inclined plane, the object is about to slide. The object is about to slide, है ना? या फिर आप इसको एक लाइन में छोटा सा डेफिनेशन लिखना चाहो, इट इज द एंगल at which the block starts slipping. The block starts slipping. Angle at which the block starts slipping is called angle of repose. आसान सा डेफिनेशन है ये। इसके कुछ एक पॉइंट लिख लेते हैं। इसको पहला पॉइंट मान लेता हूँ मैं एंगल ऑफ रिपोज का। समझने के लिए तो आप डायग्राम से समझ रहे हो यहाँ पे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, the friction force will be here mu mg cos theta। फ्रिक्शन क्या होगा? mu mg cos theta। कैसे mu mg cos theta? तो देखो, आपके पास जब कोई इंक्लाइन होता है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये इंक्लाइन का एंगल थीटा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए एफबीडी बनाए तो नॉर्मल एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, एंड देन व्हाट, द mg cos theta will be acting here, and then mg sin theta along the incline, and if there is a friction, then it will try to oppose the motion
बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू टाइम्स द नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है आपके पास, mg cos थीटा, है ना, म्यू एच म्यू mg cos थीटा। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, फ्रिक्शन क्या एक्ट करेगा यहाँ पे, एफ आर, दैट इज म्यू mg cos थीटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रिक्शन तो क्या है, म्यू mg cos थीटा हो जाएगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स क्या होगा इसके ऊपर। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन के हेल्प से मैंने आपको बताया था, अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, this mg sin theta will be the applied force here, it is mg sin theta। अब देखो जब ये स्लिप होने वाला होगा, at the time of slipping, at the time of slipping, जब ये स्लिप करने ही वाला है, तब आप क्या कहोगे, यहाँ पे डायग्राम में देखना, जब ये स्लिप करने वाला होता है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो कि हमने म्यू mg cos थीटा लिखा है, ये इक्वल हो गया, मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ता गया और एक ऐसा अप्लाइड फोर्स हो गया जो कि एफ अप्लाइड किसके इक्वल हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स अभी अपने पास कितना है, आप देख सकते हो, वी हैव mg sin theta and limiting friction force we have mu mg cos theta। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊं तो यू विल सी कि जो इसको डिलीट करो एनोटेशन को, सी क्या है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स mg sin theta will be equals to mu mg cos theta। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, जब ये स्लिप करने वाला है तो टेन थीटा क्या आ गया, इक्वल्स टू दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट, द एंगल ऑफ रिपोज, इज द एंगल ऑफ रिपोज। क्या आ गया, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको याद रखना आप, इसमें दो केस आ जाते हैं, इसको फर्दर आगे बढ़ाऊं मैं तो देख, दो केस आ जाएंगे, एक क्या होगा, इफ दिस टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, अगर ये टेन थीटा म्यू से बड़ा होगा, थीटा क्या है आपको पता है, इंक्लिनेशन का एंगल, और ये ब्लॉक है यहाँ पे, तो ये म्यू है सरफेस का। तो इफ टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, द स्लिपिंग और स्लिपिंग occurs। अगर ये रिलेशन है, टेन थीटा आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट से ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे ब्लॉक स्लिप करेगा। और सेकंड केस की मैं बात करूं, सेकंड केस में क्या है कि इफ टेन थीटा इज लेस देन म्यू, द स्लिपिंग विल स्टॉप, मीन्स देयर इज नो स्लिप, देयर इज नो स्लिप, कोई भी स्लिपिंग यहाँ पे नहीं। अब जब ये यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा होगा तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, पहले केस में व्हेन वी से द स्लिपिंग अकर्स, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा आ जाएगा, दैट इज जब ये मूव करने लग गया तो कैसा फ्रिक्शन, काइनेटिक, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप, म्यू टाइम्स नॉर्मल म्यू mg cos थीटा, मतलब एक बार स्लिप करने लग गया तो फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा। यहाँ पे नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग का मतलब क्या, दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब टेन थीटा लेस देन म्यू होगा तो ब्लॉक विल बी स्टेशनरी, इट मींस द फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन विल बी
स्टैटिक इन नेचर। और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर बोलते हो आप तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है? इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। और देखना आप अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या है, पिछली स्लाइड में देख लो आप। वी हैव अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू mg sin theta. So I can say here that the friction force is equals to what? Applied force, which is mg sin theta. तो ये दो चीजें आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइंड कर सकते हो। और एक फाइनल पॉइंट आप देख सकते हो, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। यहाँ पे मैं इस रिलेशन को लिखूं अगर tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो आप देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज that is theta is independent, theta is independent of the mass of the block, mass of the block। मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर कौन सा ब्लॉक रखा जाए या कितने किलोग्राम का ब्लॉक रखा जाए, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा। एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा है, कितनी वैल्यू है, ओके, इस पे डिपेंड करता है। अब आप देखना लास्ट क्लास में जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था और आपने आंसर किया था उसको, सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने उसके सही आंसर किए थे। लाइक इफ आई राइट द क्वेश्चन अगेन, क्या था अपने पास? एक इंक्लाइन प्लेन था यहाँ पे, a block was placed on the plane, block has mass m और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 और एंगल ऑफ इंक्लाइन क्या दिया हुआ है? 37 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा गया? एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो आप तो सबसे पहले क्या करो, चेक करो कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं। तो एंगल ऑफ रिपोज पहले फाइंड करो, tan थीटा, tan थीटा इज tan 37 डिग्री। tan 37 डिग्री कितना हो जाता है? 3/4, दैट इज 0.75। और ये क्या है? लेस देन म्यू है, क्योंकि म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.8। इट मींस द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, क्योंकि ब्लॉक कब मूव करता है? जब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होता है। यहाँ तो tan थीटा लेस देन म्यू हो गया, दैट इज द ब्लॉक, दैट इज द फ्रिक्शन is static, that is the friction is static in nature। ये फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए क्या लिखोगे आप? F applied will be, फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू F applied। और अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पे? mg sin थीटा, दिस इज mg sin थीटा। यही तो फोर्स है जो कि इसको इंक्लाइन के अलोंग मूव करा सकता है। mg sin theta, sin 37 is 3/5, so you will get here 6m। और स्टैटिक है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ऐसे आप कर सकते थे द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। कि आपको एंगल ऑफ रिपोज अच्छे से समझ में आया हो। हम थोड़ा एक तो स्पेशल केस की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा जो कि आप नीट में या जेईई मेंस में डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। स्पेशल केसेस में लिख लिया। यहाँ पे आपके पास क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से ले लिया और एंगल थीटा है। एक ब्लॉक m1 ले लेते हैं इसके ऊपर,
और दूसरा ब्लॉक इसी के साथ टच करके M2 ले लिया, M1 एंड M2। M1 के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, क्योंकि M1 का सरफेस कैसा होगा पता नहीं मुझे। तो M1 का सरफेस जो कि इस इंक्लाइन के कांटेक्ट में है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 दे रखा है और M2 का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 दे रखा है। दिस इज गिवन, ये अपने को दिया हुआ। अब इसमें केसेस कैसे कैसे बनते हैं देखते जाना। केस को समझ लो, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया है कि एंगल ऑफ रिपोज जो है ब्लॉक के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? तो सरफेस का, जो सरफेस कांटेक्ट में है, इसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो पहले केस में हम देखें, अगर मान लो ऐसा हो कि जो tan थीटा है, tan थीटा लेस देन μ1 है और लेस देन μ2। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? इसमें तो आप दो चीजें यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो क्या कहा है इसने, tan थीटा इज लेस देन μ1, और दूसरी बात tan थीटा इज लेस देन μ2। मतलब इन दो केसेस में क्या है कि ना तो M1 मूव करेगा और ना ही M2 मूव करेगा, बिकॉज ये कंडीशन ऑफ स्लिपिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, केस का रिजल्ट, neither of the block, neither of these blocks will slip। इनमें से कोई भी ब्लॉक यहाँ पे स्लिप नहीं कर सकता। इसके बाद एक दूसरा केस यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, केस 2। केस 2 ऐसा है कि tan थीटा जो है ग्रेटर देन μ2 है और ग्रेटर देन μ1। अब आप एक चीज देखना कि थीटा जितना ज्यादा होगा उतना आपका, थीटा जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी। इतना तो आप समझते हो। इंक्लाइन को जैसे जैसे आप ऊपर करोगे तो स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देख लो कि M2 और M1 के रेस्पेक्ट में कौन फास्टर मूव करेगा। तो जिसको कि रोकने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, मतलब μ1 फास्टर मूव करेगा, M1 विल मूव फास्टर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है M2 से कम है। M2 को रोकने वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है विद रिस्पेक्ट टू M1। तो यहाँ पे आप ये कहा देना, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बन जाएंगे, स्लिपिंग तो होगा, स्लिपिंग अकर्स, ब्लॉक्स मूव तो करेंगे इन बोथ, स्लिपिंग अकर्स इन बोथ द ब्लॉक्स, दोनों के दोनों ब्लॉक स्लिप तो करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, बिटवीन द ब्लॉक बोले तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखो तो क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक n इक्वल्स टू 0। ब्लॉक के बीच का जो नॉर्मल कांटेक्ट है वो क्या आ गया, 0। कैसे आ गया 0? क्योंकि देखो M1 और M2 सेपरेट हो जाएगा, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है और M1 का कम है। तो M1 क्या होगा, यहाँ पे देख लो, M1 और M2 इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। M1 यहाँ होगा तो M2 कहीं और यहाँ पे। ये सेकंड केस का रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स विल इंक्रीज। ठीक है, जब ये टच में ही नहीं है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0,
अब नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स will increase. Separation between the blocks will increase. तो सेकंड केस आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब हम थर्ड केस को देखते हैं। एक और केस है इसका पॉसिबल कि ऐसा हो गया कि टेन थीटा तो ग्रेटर है म्यू1 से और ये ग्रेटर है म्यू2 से। आप यहाँ पे देख लो डायग्राम को, ये m1 है और ये पीछे इसके m2 लगा हुआ है। यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू1 और यहाँ पे म्यू2 और एंगल थीटा। तो टेन थीटा ग्रेटर है म्यू1 से और म्यू1 ग्रेटर है म्यू2 से। इसका मतलब इस बार m1 को रोकने वाला फोर्स बड़ा है, म्यू1 बड़ा है, विद रिस्पेक्ट टू द m2 को रोकने वाला फोर्स। तो स्लिपिंग तो होगा, स्लिपिंग occurs for both, दोनों के दोनों ब्लॉक यहाँ पे स्लिप तो कर जाएंगे, डाउनवर्ड मूव करने लग जाएंगे, लेकिन नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक अब जीरो नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक जो है एक साथ स्लिप कर, पीछे वाला जो है ये फास्टर मूव करेगा और ये स्लोअर मूव करेगा, जिसके वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, both the blocks will slip, together, दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पे स्लिप कर रहे हैं। ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, आप इसको समझना। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वापस से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको पता है कि मैं क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करता हूँ कि आपका प्रैक्टिस हो जाए एक बार। चलो देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से। सपोज वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन like this, okay, and this plane is making angle alpha and a block M is connected with the help of a pulley which is fixed here, M2. Another side of this string contains block M2. This is M1 and this one is M2. ये क्या है, M2 है और ये M1। सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली the system is at rest, full stop. Find the ratio of m1 by m2 for which m2 first case, the first case starts going down, m2 starts going down. Second case, m2 starts going up, और third case
रिमेन्स स्टेशनरी। इन तीन कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, M1 और M2 का रेशियो बताना है। रिमेन्स स्टेशनरी। आप एक बार क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि एक ब्लॉक है M1 जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है और इसके इस ब्लॉक को स्ट्रिंग के हेल्प से एक पुली के साथ कनेक्ट करते हुए दूसरी साइड एक ब्लॉक M2 से कनेक्ट कर दिया है। अब एक बार बोल रहा है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा, दूसरी बार ऊपर जाएगा, तीसरी बार स्टेशनरी होगा। उन तीन कंडीशंस के लिए आपको क्या बताने हैं, M1 M2 के रेशियो का क्या क्या कंडीशन होगा। तो देखते हैं इसको, समझते हैं क्वेश्चंस को। अगर आप ये समझ लेते हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपका फ्रिक्शन को लेकर के। तो ए पार्ट में सॉल्व करूंगा यहाँ पे। M2 गोइंग डाउन, M2 के बारे में क्या कहा गया, गोइंग डाउन। ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक स्टेप्स के साथ मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। लाइक मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन है। और इस इंक्लाइन प्लेन में यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है और इस पुली से एक मैंने मास कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे M1। ध्यान देना, आप जरा समझने का प्रयास करना, मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। कॉन्सेप्ट का ही हिस्सा मानेंगे इस क्वेश्चन को। दिस इज गिवन अल्फा और ये यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का क्या है, न्यू। अब देखो M2 के बारे में क्या कहा गया, M2 इज गोइंग डाउन, मतलब M2 की टेंडेंसी है नीचे जाने की। अभी ये जा नहीं रहा, अभी ये नीचे जा नहीं रहा है, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे जाने की। यहाँ पे अगर टेंशन T मानते हो आप, तो स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ भी आप टेंशन T मान सकते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब M2 की टेंडेंसी है नीचे जाने की, M1 इस तरीके से इंक्लाइन के ऊपर चढ़ रहा होगा ऊपर की तरफ। तो जब M1 नीचे ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, इसपे एक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। ये फ्रिक्शन एक एक्ट कर जाएगा यहाँ पे और इसके साथ साथ इसका क्या होगा, खुद का वेट भी होगा mg साइन थीटा। अब आप इन दोनों ब्लॉक के अलग अलग एफबीडी देखो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि M2 नीचे जा रहा है, मतलब कि M2G और ये टेंशन T, ठीक है, M2G और टेंशन T। इसके अलावा अभी अभी जस्ट इसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की, अभी ये जाना स्टार्ट नहीं किया। इसका मतलब जाना स्टार्ट नहीं किया का मतलब क्या है, अभी इसमें कोई भी एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। M1 का अगर ब्लॉक डायग्राम देखो आप, यहाँ पे टेंशन T नीचे की तरफ क्या है, M1G साइन थीटा, M1G साइन अल्फा, M1G साइन अल्फा, अल्फा दे रखा है मैं इंक्लाइन का एंगल। और यहाँ जो नॉर्मल एक्ट करेगा उसकी वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी आ जाएगा, दैट विल बी न्यू टाइम्स mg cos थीटा। ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फ्रिक्शन मैंने नीचे लिया है, ध्यान देना, फ्रिक्शन नीचे क्यों लिया है, क्योंकि अगर M2 की टेंडेंसी है नीचे जाने की, M1 ऊपर जाएगा। और फ्रिक्शन तो किस तरीके से अपियर होता है कि इसके मोशन को अपोज कर सके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन अपवर्ड के बजाय डाउन द इंक्लाइन एक्ट करने लग जाएगा।
तो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट FBD और इसको मान लो सेकंड। इन दोनों के लिए इक्वेशन अगर लिखें, सेकंड वाले के हेल्प से देखना क्या लिखूंगा मैं। P will be equals to mg sin alpha. P will be equals to mg sin alpha plus mu mg cos alpha। ये तो सेकंड वाले के हेल्प से है। अब फर्स्ट के हेल्प से लिखना तो P को क्या लिखोगे, सिंपली m2g। ओके, यहाँ पे m1 है, ये m1 है, m1। अब आपसे कंडीशन क्या पूछा गया, m1 और m2 का रेशियो क्या हो जाना चाहिए ताकि m2 नीचे की तरफ जाए। ओके, कौन मैसेज कर रहा है, जब तक मैं कोई डाउट है तो मैसेज करना। I have to check your message meanwhile, so I will get disturbed। मैंने आंसर पूछा ही नहीं है, सॉल्व करने दो। ये समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि अगर ये m2 नीचे जा रहा है तो श्योर है कि ये m2g जो है ग्रेटर देन t तो होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब आप फर्स्ट रिलेशन में क्या करो, टेंशन की वैल्यू पुट कर दो, m2g इक्वल्स टू m1g साइन अल्फा प्लस म्यू m1g कॉस अल्फा। फर्स्ट में सेकंड से टेंशन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जिससे कि अपने को आ गया m1 बाय, और ये ही वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या ये ब्लॉक नीचे जाने की हालत में होंगे? यस होंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वो गेटिंग डाउन का ही केस लिख दिया, तो m1 बाय m2 विल बिकम लेस देन द 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। इसको अगर आप समझते हो बहुत अच्छी बात है। मतलब m1 बाय m2, m1 और m2 का जो रेशियो है that should be less than 1 by sin alpha plus mu cos alpha for the block m2 going downward। अब इसी का बी केस, बी समझना, बी पार्ट में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि m2 अपवर्ड जाना है, m2 अपवर्ड जाना है, तो यहाँ जो टेंशन T होगा और ये m2g होगा, यहाँ जो टेंशन T है और ये m2g है, इसकी हेल्प से अब देखना कि ये m2 ऊपर जा रहा है तो m1 की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की। इसका तो एक m1 का m1g साइन अल्फा तो इस पे एक्ट कर ही रहा है, वो तो हमेशा करेगा। लेकिन अब फ्रिक्शन, अब इसकी टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, F इक्वल्स टू म्यू mg cos अल्फा। अब नीचे जाने के लिए क्या लिखना है कि, और इस पे एक टेंशन भी एक्ट कर रहा है T, ठीक है। तो पहले वाले ब्लॉक के m1 के FBD से अगर इक्वेशन लिखते हो तो टेंशन क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू m1g साइन अल्फा माइनस म्यू m1g cos अल्फा। और अब ये टेंशन जो है, इस टेंशन विल बिकम ग्रेटर देन द m2g, क्योंकि टेंशन अगर बड़ा रहेगा m2g से तभी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो टेंशन को m2g से बड़ा कर दो, दैट इज m1 अपॉन m2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा, फॉर m2 मूविंग अपवर्ड।
ये एक कंडीशन आ जाएगा, मतलब जब तक कि m1 ग्रेटर देन m2, m1 बाय m2 ग्रेटर देन 1 बाय साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा रहता है, तब तक के लिए ये ब्लॉक ऊपर की तरफ m2 मूव करेगा। तो थर्ड के लिए तो कुछ भी नहीं है, थर्ड तो बहुत ही आसान है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में क्या बोल रहा है कि m2 स्टेशनरी रखना है आपको, m2 को स्टेशनरी रखना है। तो एक बार आप लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पहले वाले केस का यूज कर लो, मतलब m1 बाय m2 फ्रॉम ए, पहले वाले केस से m1 बाय m2 क्या आया था, 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, और बी से क्या आया अपने पास रिलेशन, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। ये दो कंडीशन क्या है, जब ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसी में m1 जब m1 बाय m2 जब लेस देन हो जा रहा है इसके, तो m2 डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और m1 बाय m2 ग्रेटर हो रहा है इसके, तो m2 अपवर्ड मूव कर रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी परेशानी